Good morning, students. We were going through chapter number 2, forms of organization. In this chapter, till now, we have completed sole proprietorship, HUF, partnership, cooperative society, and today we will begin, that is company, जिसके लिए यहाँ पे अपने को given है joint stock company. It is the most important topic of this chapter, or we can say that कि this chapter जो है उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ है तो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, पहले एक चैप्टर नंबर 7 होता था, दैट वाज स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करके, बट नाउ जो है इन दोनों चैप्टर को मिला दिया गया है सेकंड में 7th को. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब, तो कंपनी को जब अपन समझते हैं तो इसके लिए सबसे पहला है जो अभी इसको गवर्न करता है वो है बेटा कंपनीज एक्ट 2013. पहले था कंपनीज एक्ट 2000 जो था पहले था कंपनीज एक्ट 1956 और अब है कंपनीज एक्ट 2013. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ विल बी टर्म्ड एज ए कंपनी. कंपनीज एक्ट में जो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 220 के अंतर्गत, सेक्शन 2/20 जो है वो इसको डिफाइन करते हुए कहता है कि भैया एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट विल बी टर्म्ड एज ए कंपनी. कंपनीज एक्ट में इसको डिफाइन करते हुए सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या उससे पहले की किसी कंपनी लॉ, जैसे इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, तो उसके अंदर जो रजिस्टर्ड है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी. तो ये तो हुआ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्या एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ विल बी टर्म्ड एज ए कंपनी. और अगर अपन यूं डिफाइन करना चाहें तो अपन कह सकते हैं अ कंपनी कैन बी described as an artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहेंगे वो अपन आगे इसके फीचर्स में डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इसका एक और फीचर होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपैचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ये इसके चारों फीचर्स में आएंगे हमारे लिए. अपन ने जो यहां पे बात किया है वो क्या कह रहा है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं कंपनी को, तो कंपनीज एक्ट तो कह रहा है एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विल बी टर्म एज ए कंपनी. बट डिफाइन करते हुए अपन ये भी कह सकते हैं अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज या डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपैचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. कि भैया कंपनी जो है वो क्या है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, परपैचुअल सक्सेशन होगा और एक कॉमन सील होगी. ठीक है, व्हाट इज कंपनी, तो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड या डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, परपैचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. अब यहां समझना बेटा, कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आती है हमारे लिए बेटा, शेयर. व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, तो कैपिटल ऑफ कंपनी, capital means the amount which is invested in business. The capital of company is divided into small parts and each part is known as share. कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर छोटे पार्ट को नाम दिया जाता है किसका, शेयर का. तो शेयर क्या है, कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नॉन एज शेयर. उसी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, शेयर कह रहे हैं, और कंबाइंड वो क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल कहलाएगा. एंड द पर्सन हु होल्ड शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर. इज इट क्लियर, ये बेसिक चीज है. अब इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेटा. फीचर्स ऑफ कंपनी, पहला आता है बेटा हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज क्रिएशन ऑफ ए लॉ. कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ ए लॉ. लाइक ए नेचुरल पर्सन दे कैन ओन प्रॉपर्टी, दे कैन sue others and can be sued by others. But like a natural person, they cannot eat, breathe, drink,
ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? तो कंपनी को लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है और एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी अपने नाम से एसेट्स ओन कर सकती है, किसी के खिलाफ केस कर सकती है या कोई इनके खिलाफ केस कर सकता है, बट एक नेचुरल पर्सन की तरह ये ना तो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा बेटा? क्या कहेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। लाइक ए नेचुरल पर्सन दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, acquire property, sue and be sued, but like a natural person they cannot eat, breathe, that's why they are considered as an artificial person. Second आता है बेटा separate legal entity। अपन ने आगे भी बात किया था, लाइबिलिटी वाले पॉइंट जहां भी डिस्कस किए थे कि भैया जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होगी वहां जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो डिपेंड करता है किसमें? रजिस्ट्रेशन पे। डिफाइन ये कहती है एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर। तो कंपनी हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मींस देयर प्रॉपर्टी, देयर एसेट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी अलग से अपने आप में एक एंटिटी है। कंपनी की जो भी एसेट्स है वो उसके नाम पे होगी और मेंबर्स की जो भी एसेट्स है वो कंपनी की एसेट्स से डिफरेंट होगी। तो कंपनी हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए लेंथी प्रोसेस, time consuming process and costly process because there is lot of legal formalities and documents are required to prepare to form a company। कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और लेंथी प्रोसेस है। कारण, टू फॉर्म कंपनी यू नीड टू प्रिपेयर लॉट्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड यू हैव टू गो थ्रू ए लीगल प्रोसीजर। कंपनी का फॉर्मेशन एक लेंथी प्रोसेस है क्योंकि इसको फॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और ये अपने आप पे एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है। फोर्थ आता है बेटा हमारे लिए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स वो जो अभी तक अपन फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड है परपेचुअल सक्सेशन। As company is having a separate legal entity, it is not affected by entry or exit of its member। क्योंकि कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, इस कारण से मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इट विल नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर। अ कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ, so it can be brought to an end by law only। कंपनी को लॉ द्वारा क्रिएट किया जा रहा है तो लॉ द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ आता है बेटा हमारे लिए कंट्रोल। आई होप परपेचुअल सक्सेशन इज क्लियर। क्या है परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट? कि कंपनी में मेंबर्स के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, तो ये एग्जिस्टेंस इसका क्या रहेगा बेटा? कंटिन्यू रहेगा। कंट्रोल, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज इन द हैंड ऑफ वी कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and board of directors are elected by the shareholders and board of directors appoint the management to take the day to day decisions of the business। बिजनेस का कंट्रोल जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंट्रोल जो है या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के डे टू डे वर्किंग के डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है। मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको अपॉइंट करती है। तो अल्टीमेटली जो कंट्रोल है बिजनेस का वो शेयर होल्डर्स के थ्रू है। कैसे? शेयर होल्डर्स इलेक्ट कर रहे हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं किसको? मैनेजमेंट को। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए कंट्रोल। सिक्स्थ जो फीचर आता है बेटा इसके हमारे लिए वो आता है लायबिलिटी। अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो लायबिलिटी क्या होगी? तो इन ए कंपनी ऑल शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। All shareholders have limited liability, means their liability is only up to the amount unpaid on shares held by them। क्या मतलब है? कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी? जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। मान लो 100 रुपए का एक शेयर है और एक पर्सन के पास एक शेयर है,
और उसने 100 रुपए के 100 रुपए पे कर दिए। अब कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी हो जाए तो भी कंपनी उससे एक भी पैसा और नहीं ले सकती। बट मान लो 100 रुपए का शेयर था, 50 रुपीज पेड अप है, यानी अभी तक कंपनी ने सिर्फ कितने डिमांड किए, 50। अब मैक्सिमम कंपनी उससे कितना और ले सकती है, 50। यानी अपन क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी आर लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम, कि अगर लॉस कितना भी हो जाए कंपनी उनसे ज्यादा से ज्यादा उतना ही पैसा मांग सकती है जितना कि ड्यू है, अगर ड्यू है उनके पास शेयर्स पे कोई पैसा तो, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी इन इवेंट ऑफ लॉस, दे कैन बी आस्क फॉर कंट्रीब्यूटिंग अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए ही पेड अप है, तो अब कितना भी नुकसान हो जाए और नहीं मांग सकते हो। अगर एक शेयर मान लो 100 रुपए का शेयर है, 50 पेड अप है, आगे कंपनी आपसे कितना और डिमांड कर सकती है, 50 और ले सकती है, ठीक है। कॉमन सील, कॉमन सील इट्स ए राउंड इनग्रेव्ड सील, ये एक राउंड सील होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। ये एक ऑफिशियल सील है कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, वर्क कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, तो उनके बिहाफ पे जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे वो ये लोग कर रहे हैं। कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उस पे वो सील लगा हुआ होना जरूरी है, और वो सील इस बात का एविडेंस है कि दैट एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या होगा बेटा, एक रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन, जिनमें उन पर्सन को ऑथोराइज किया जाएगा टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कंपनी मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सील। इफ कंपनी हैव ए कॉमन सील, हर एग्रीमेंट पे क्या होगा, कंपनी की सील लगी हुई होगी जो इस बात का एविडेंस होगी कि दैट एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। और अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें उस रिजोल्यूशन में उन पर्सन को ऑथोराइज किया जाएगा क्या, कि वो इस एग्रीमेंट को करने के लिए ऑथोराइज है, ठीक है। एक इसमें फिर अपन कहेंगे बेटा रिस्क, तो ऑल मेंबर्स शेयर द रिस्क, ठीक है। इसको ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हो रिस्क वाले पॉइंट को। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्लियर बेटा। अब अपन बात करते हैं इसके मेरिट्स की। आई होप इट्स क्लियर फ्रॉम फीचर्स। पहला आएगा हमारे लिए लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि ऑल शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी इन इवेंट ऑफ लॉस, और कोई भी लॉस है, बैड डेट्स है, कुछ भी पैसा डूब गया तो अल्टीमेटली उनसे मैक्सिमम कितना मांगा जा सकता है, और अगर कोई पैसा अनपेड है, और अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो कुछ भी नहीं। तो शेयर होल्डर्स हैव ए लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी शेयर होल्डर जो है वो जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेच सकता है और किसी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनी जो है उसमें तो जब चाहो तब आप अपने शेयर्स को किसी के भी नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी में देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू कैन इजीली ट्रांसफर और सेल द शेयर्स whenever you require the funds, ठीक है। उसके बाद एक है बेटा हमारे लिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाला क्या पॉइंट है, याद है ना बेटा, कि कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। फोर्थ इज स्कोप फॉर एक्सपांशन। स्कोप फॉर एक्सपांशन मीन्स व्हाट, कि कंपनी जो है वो एक ऐसी फॉर्म है जिसमें उनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा फंड है, और जरूरत पड़ने पर वो इजीली अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर और फंड को जनरेट कर सकती है। प्लस बिकॉज दे हैव द लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड देम इजी लोन्स, तो दे हैव मोर फंड्स, ठीक है। उसके बाद एक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कोऑपरेटिव में नहीं था, कारण उनके पास पैसा नहीं था। क्योंकि कंपनी में रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहला हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। सेकंड हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस बट पब्लिक लिमिटेड में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं।
perpetual existence, it is not affected by entry or exit of members, it continues forever. ठीक है. Scope for expansion, it can be as their resources are high and they can attract more capital by issuing more shares, and bank also provide them loans, there are more chances of expansion. Professional management, they can hire or appoint the professional managers to run their business. Now let's talk about limitations. Limitations में पहला है बेटा complexity इंफॉर्मेशन. अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं फीचर में कि कंपनी को फॉर्म करना एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जिसके लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई देयर इज ए कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सेकंड, लैक ऑफ सीक्रेसी. As companies regulated by Companies Act, Companies Act clearly mentions that every company have to publish their annual accounts. They have to provide information to the government, and through government that information is available for the public. So there is lack of secrecy in joint stock company. Joint stock company में secrecy नहीं होती, कारण जो Companies Act है जिसके थ्रू वो रेगुलेट होते हैं उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उनको कंपनी से रिलेटेड जानकारी सरकार को देनी होगी और सरकार के थ्रू वो जानकारी इजीली पब्लिक को क्या है, अवेलेबल है. ठीक है. थर्ड, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बेटा इससे. देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हाथ में है. सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कौन चला रहा था बिजनेस, जो उसके मालिक है वही. बट यहां पे कौन लेता है, मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं. मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स हैं. तो क्योंकि जो मालिक है और जो मैनेजमेंट है उन दोनों में क्या है बेटा, दोनों अलग अलग जने हैं. और क्योंकि मैनेजमेंट का डायरेक्ट बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी सैलरी से मतलब है, देयर विल बी लैक ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड. ठीक है. क्या है समझना बेटा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कौन से फॉर्म में है, ये सिर्फ कंपनी फॉर्म में है. मालिक कोई और है, चला कोई और रहे हैं, और क्योंकि जो चला रहे हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ सैलरी से मतलब है, तो देयर विल बी लैक ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड. ठीक है. नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन है उसमें बहुत टाइम लगता है, कारण कि इसका एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. ठीक है. मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल को बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट टीम डिस्कस करेगा, फिर डिसीजन लेंगे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो वो हो गया हमारे लिए डिले इन डिसीजन मेकिंग का कारण. एक आता है बेटा ओलिगार्किक मैनेजमेंट. ये समझना बेटा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. ओलिगार्किक मैनेजमेंट वाला टॉपिक क्या है बेटा, वैसे तो कहा जाता है कि कंपनी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कारण कि शेयर होल्डर सबको राइट है वोट देने का और सबको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का. बट वास्तव में होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है, जो मीटिंग्स होती है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ही पहुंच पाते हैं. जैसे अपन बात करें रिलायंस है, मेरे पास उसके 10 शेयर हैं. अब रिलायंस के एजीएम है तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है क्या मैं उसमें जाऊं, नहीं जाता हूं. तो उसके क्योंकि शेयर होल्डर टुकड़ों में फैले हुए हैं, तो अल्टीमेटली जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे मौजूद है वो ही सारा डिसीजन लेंगे. तो ओलिगार्किक मतलब हो गया कि कुछ लोगों के हाथ में ही हो गया कंट्रोल, सारे लोगों के हाथ में है ये कहा जाता है क्योंकि सबको राइट है. बट वास्तव में होता क्या है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स है वही मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स बड़े वाले हैं वही अटेंड करते हैं, तो उन्हीं के हाथ में सारा डिसीजन मेकिंग राइट आके रह जाता है. तो दैट इज पार्ट ऑफ ओलिगार्किक मैनेजमेंट. तो 5 लिमिटेशंस हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट हो गया, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो गया और ओलिगार्किक मैनेजमेंट हो गया. इज इट क्लियर? तो दिस इज joint stock company. Define: a company is an artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common seal. According to Companies Act, any company which is registered under Companies Act 2013 or any previous act will be termed as a company. Artificial features, artificial person हो गया, separate legal entity हो गया, ठीक है, perpetual existence हो गया, common seal हो गया, ठीक है, कंट्रोल वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, फिर अपन ने डिस्कस किए मेरिट्स एंड लिमिटेशन. इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखें.
मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।